शुरुआत कर रहे हैं फिक्र के फोकस से। पहला फोकस दो बड़ी खबरों पर होगा। ईरान पर भीषण अटैक की तैयारी पर है, जिसके 3 सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। यह खबर देखने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि तेहरान के पास अब कितना वक्त बाकी है। दूसरा फोकस मांसाहारी दूध पर है, जो अमेरिका और भारत के बीच होने वाले ट्रेड डील के बीच में कांटे की तरह अटक गया है। क्या है यह मांसाहारी दूध और कैसे ये दो देशों के बीच होने वाली डील में रोड़ा बना हुआ है, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फिर आपकी में 2 वायरल वीडियोस के साथ उनकी पूरी कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला वीडियो ताइवान के करीब से आया है, जहां अमेरिका ने पहली बार अपना विशाल और ताकतवर फाइटर जेट F-15EX तैनात कर दिया है। अपनी इस तैनाती से उसने चीन को यह संकेत दिया है कि ग्लोबल टेंशन के बावजूद वो अब भी क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सब के बीच में दूसरा वीडियो है 19 मित्र देशों के साथ भारत के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का। खास बात यह है कि इसमें स्पेस वॉर का भी अभ्यास किया जा रहा है, जिससे चीन काफी बेचैन हो चुका है। और आपके लिए फिक्र की 2 फाइलें तैयार हैं। पहली फाइल पाकिस्तान की खोलेंगे, जहां सत्ता पलट की बड़ी तैयारी हो चुकी है। खबर है कि असीम मुनीर अब फुल पावर अपने हाथ में लेने वाले हैं, लेकिन बलि का बकरा कौन बनेगा इसे समझेंगे। फिक्र की दूसरी फाइल बिहार में वोटर रीवेरिफिकेशन से जुड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग की तैयारियों पर बूथ लेवल के अफसर किस तरह पानी फेर रहे हैं। कुछ तस्वीरें जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले आपको यह तस्वीरें दिखाते हैं उस सबसे नए हमले किए। विजुअल्स देखिए जरा, आमन सब करिएगा राहुल। कुछ देर पहले इजराइल ने अपने पड़ोसी सीरिया पर भीषण हवाई हमला करा है। अब आप समझें कि यह है गोलान हाइट्स, अगर इजराइल ने जिस पे कब्जा किया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क या दमिश्क पर चारों तरफ से अफरा तफरी मच गई है। सरकार की कई इमारतें मलबा बन गई हैं। इस पूरी खबर का एक एक विश्लेषण जरूरी है। आपको इस हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। यह द्रुज कम्युनिटी के लिए हमला किया गया है, द्रुज। और आपको स्वेदा एक जगह है अब सीरिया में, जो कि दमिश्क से लगभग 108 किलोमीटर यानी करीब 1.5 घंटे की दूरी पर है। इजराइल की तरफ से अचानक हुए इन हमलों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। नेतन्याहू कोई ना कोई वॉर फ्रंट एक्टिव करते रहेंगे। थोड़ा सा राहुल मेरे कान में थोड़ा सा। अब यह तस्वीर देखिए, जिस वक्त सीरिया के डिफेंस हेडक्वार्टर पर इजराइल की सेना बमबारी कर रही थी, ठीक उसी वक्त धमाके वाली जगह से कुछ ही दूरी पर पश्चिमी मीडिया के कई पत्रकार मौजूद थे। उसने सीरिया के राष्ट्रपति के महल को भी निशाना बनाया। क्या हालत है उनकी, कोई नहीं जानता। वहां से एक के बाद एक कई बम गिराए गए। ये देखिए, विजुअल देखिए। इन धमाकों के बाद धुएं का गुबार छाया रहा। हालांकि इन हमलों के वक्त राष्ट्रपति के महल में कौन मौजूद था, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बशर अल असद के जाते ही इजराइल ने सीरिया पे नॉनस्टॉप हमले शुरू किए थे, एयर स्ट्राइक्स। और सीरिया का जितना भी एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया है। इसलिए इजराइल के एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए सीरिया में एक भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इसीलिए उनके लिए फ्री रन है वहां पर सीरिया के आसमान में। और इसीलिए वो जहां चाह रहे, चाहे प्रेसिडेंशियल हाउस हो या फिर राष्ट्र या फिर रक्षा मंत्रालय का ऑफिस, हर जगह हमले कर रहे हैं। वो तमाम जगहों पर इजराइल के भीषण हमलों के बाद दमिश्क में अफरा तफरी मच गई है। जान बचाने के लिए कई लोग अपनी गाड़ियों को तेज रफ्तार में दौड़ाने लगे, तो कुछ लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू के इस फैसले से सीरिया एक बार फिर सुलगने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच हुए सीजफायर के बाद दुनिया के जो देश चैन की सांस ले रहे थे, आज इन हमलों ने उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। हर कोई यह सवाल पूछा है कि क्या नेतन्याहू ने महायुद्ध का नया मोर्चा खोल दिया। इंटरेस्ट इजराइल को लेकर सऊदी अरब चुप बैठने वाला नहीं, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और कतर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे थे सीरिया और पश्चिमी देशों के बीच इंटरेक्शन का। और इजराइल के इस हमले ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इजराइल के तेवर से लग रहा है कि सीरिया के खिलाफ यह हमला लंबा चल सकता है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि सीरिया में हम कई दिनों तक लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुकाबले के लिए अतिरिक्त फोर्स सीरिया की तरफ भेजी जा रही है। सीरिया फ्रंट की तरफ से भारी संख्या में एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। दक्षिण सीरिया के कई इलाकों में द्रुज समुदाय बहुसंख्यक है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। दक्षिण सीरिया यानी गोलान हाइट्स से थोड़ी दूरी पर, गोलान हाइट्स पर कब्जा किया। वहां पर भी द्रूज समुदाय के हजारों लोग हैं, लेकिन द्रूज समुदाय को ऑफर देने के बाद भी वो इजराइल के नहीं हुए। लेकिन आगे की कहानी ध्यान से देखिए, यानी इस इलाके में उनकी अच्छी खासी संख्या है। ओवरऑल सीरिया में 1,30,000 द्रूज समुदाय के लोग हैं, मेजॉरिटी में स्वेदा में। सीरिया के इन इलाकों में इस वक्त द्रूज समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सुन्नी बहुल के लोग वहां पर आके अटैक कर रहे हैं, सीरिया की फौजें वहां पर हमला कर रही हैं। सीरिया की नई सरकार इस समुदाय पर हथियार से हमले का दबाव बना रही है और हथियार छोड़ने का दबाव बना रही है, जबकि इजराइल ने द्रूज समुदाय की रक्षा का वादा किया है। द्रूज समुदाय के लोग 1957 से इजराइल की सेना और पुलिस के बड़े पदों पर काम करते हैं। इजराइल में इनकी आबादी 1,30,000 है। द्रूज समुदाय को इजराइल का कट्टर समर्थक माना जाता है। ऐसे में जब द्रूज समुदाय को सीरिया में सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। वैसे आज जब सीरिया पर बम बरस रहे हैं, तो आपको यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। 14 मई की इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। जो तीसरे शख्स ट्रंप से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनका नाम है अहमद अल शारा। इस वक्त सीरिया के राष्ट्रपति हैं। आप सोचिए कि ट्रंप से जिन्होंने हाथ मिलाया, उनके देश पर 2 महीने में ही इतना बड़ा हमला हो गया। इससे भी बड़ी बात, अहमद अल शारा, इनके ऊपर अमेरिका ने बाउंटी घोषित कर रखी थी। अहमद अल शारा, इनके अलायंस अल-कायदा से था, लेकिन ट्रंप ने कहा दिस इज द राइट टाइम टू गेट अवे विद ऑल द सैंक्शंस, यानी सारे सैंक्शन हटाने का वक्त आ गया इनके ऊपर से। इनको एक तरीके से अमेरिका ने मान्यता दे दी और उसके बाद भी इजराइल ने यह हमला किया है। और यह अटैक किसी और ने नहीं, ट्रंप के खास नेतन्याहू ने किया है। वैसे सीरिया में जब इजराइल ने हमला किया तो तुर्की तिलमिला उठा। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दमिश्क में हमला सीरिया के उन प्रयासों पर हमला है जो वो स्थिरता, शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात है यहां पर, इंटरेस्टिंग बात है। ये 3 तस्वीरें देखिए अब आप। इन 3 तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है? रक्षा मंत्रालय पर हमला, बीच में 14 मई की मुलाकात और राष्ट्रपति भवन पर हमला। गौर करने वाली बात यह है कि कल रात में एक्सियोस के हवाले से खबर आई कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि सीरिया में हमले बंद कर दो, और नेतन्याहू ने कहा कि नहीं होंगे हमले। लेकिन आज सुबह इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैटिज ने कहा कि हमले होंगे, क्योंकि द्रूज समुदाय को बचाने के लिए हमले करना जरूरी है। द्रूज समुदाय को बचाने के लिए हमला करना जरूरी है। और उनका यह कहना था कि द्रूज समुदाय जो है उसके ऊपर सेना के अलावा सुन्नी समुदाय के लोगों के हमले आज सुबह शुरू हो गए, इसीलिए अब हमले करेंगे। तो ट्रंप की मुलाकात बेमानी हो गई जब राष्ट्रपति भवन में हमला किया है। कोई नहीं जानता है कि अहमद अल शारा का भी क्या हाल है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन पर हमला किया है, लगता यह है कि यह सिर्फ एक मैसेजिंग थी। लेकिन रक्षा मंत्रालय पर हमला पूरी तरीके से अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ है। इस बीच तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध रुक नहीं रहा है। आज भी युद्ध के मैदान से कई खतरनाक अपडेट है, इसीलिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से में आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान के लिए फिर खतरे की घंटी बजी है। वो 3 सबूत आपके सामने लाएंगे जो ये संकेत दे रहे हैं कि तेहरान के पास बहुत कम वक्त है। इसके बाद चीन ताइवान फ्रंट को लेकर आपके पास जो जानकारी आने वाली है वो चिंताजनक है। जहां अमेरिका की एंट्री से समंदर उबलने लगा है, अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा के लिए अपना घातक F-15EX फाइटर जेट तैनात कर दिया है। क्या बीजिंग कोई बड़ा खेल करने वाला है? जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ताइवान से किया था, जिससे चाइना बड़ा क्या था। फिर विश्व के एक कोने में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को डिकोड करेंगे। आखिर स्पेस वॉर की तैयारी क्यों हो रही है, समझिएगा, देखिएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं ईरान पर सबसे बड़े खतरे की खबर से। अमेरिका ईरान पर सिर्फ तख्ता पलट ही नहीं करना चाहता, बल्कि ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से दहला देना चाहता है। ट्रंप सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ ईरान के मिसाइल भंडार को भी पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहते हैं। और इसके लिए अमेरिका ने अब तक का सबसे डेडली प्लान बनाया है। 22 जून को अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया था। अमेरिका ने 14,000 किलो के बंकर बस्टर बम से ईरान को दहला दिया था। लेकिन अब जल्द ही ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक का राउंड 2 शुरू होने वाला है।
पश्चिमी एशिया को लेकर ट्रंप जो प्लानिंग कर रहे हैं उससे बहुत जल्द ईरान पर फिर से बहुत बड़ा हमला होगा। यह हमला इजराइल से भी किया जा सकता है और यह हमला अमेरिका से भी किया जा सकता है। जून में पहली बार अमेरिका ने ईरान में घुसकर हमला किया था। इससे पहले इजराइल भी 2 बार ड्रोन्स और मिसाइल से तेहरान में डायरेक्ट अटैक कर चुका है, लेकिन अब हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिका के साथ इजरायली टाइमर भी टिक टिक कर रहा है और इसके संकेत खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए। नेतन्याहू ने दुनिया को चौंकाते हुए 11 जुलाई को ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के पास अब सिर्फ 60 दिन बाकी हैं। सोचिए 60 दिन का खेल कितना अजीब है ना। यही 60 दिन नेतन्याहू ने बल्कि पुतिन ने ट्रंप को दिए यूक्रेन के लिए और 60 दिन नेतन्याहू ने दिए। इसके बाद वो इजराइल के तरीके से एक्शन लेंगे, ये नेतन्याहू ने कहा, और ईरान को खत्म कर देंगे। और ये काउंटडाउन 11 जुलाई से ही शुरू हो गया। नेतन्याहू की धमकी उस थ्योरी से पूरी तरह मिल रही है जिसमें ईरान के प्रधानमंत्री ईरान पर अमेरिकी दहशत का त्रिकोण मंडरा रहा है। यानी 3 ऐसे सबूत हैं जिनसे साफ जाहिर है कि अगले 2 महीने के अंदर ही ईरान पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सबूत नंबर 1, अमेरिका की अगस्त डेडलाइन। अमेरिका ने ईरान को सिर्फ अगस्त तक का वक्त दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की है। इस बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि ईरान को अगस्त के आखिर तक का समय दिया जाए, या तो डील करो या नतीजा भुगतो। ईरान पर अमेरिकी दहशत के त्रिकोण का दूसरा सबूत है ट्रंप की सीक्रेट प्लानिंग। ट्रंप अपनी कूटनीति को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां से वो कभी भी ईरान को बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं। ट्रंप ने दोहरा संदेश दिया है। ट्रंप साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका के दरवाजे पर नहीं आता है तो अमेरिका उसके दरवाजे पर अपने तरीके से पहुंचेगा। ये एक रणनीतिक चेतावनी। ईरान पर अमेरिकी दहशत के त्रिकोण का तीसरा सबूत है कई देशों की अपने नागरिकों को ईरान जल्द से जल्द छोड़ने की एडवाइजरी, जिसमें भारत भी शामिल है। जब किसी देश का दूतावास अपने नागरिकों को वहां देश छोड़ने की सलाह देता है तो समझ लीजिए कि वहां खतरा बड़ा है। इस बीच अमेरिका और यूरोप ने ईरान को जल्द से जल्द डील करने की चेतावनी दी है। एक्सियोस और ईरान इंटरनेशनल की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि अमेरिका और यूरोप ने ईरान के लिए 45 दिन की डेडलाइन तय की है। अगर ईरान अगस्त तक न्यूक्लियर डील नहीं करता है तो ईरान पर स्नैपबैक तंत्र के जरिए कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हमने आपको अभी बताया कि यह फैसला अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की ईरान पर बैठक में लिया गया। इसके बाद तो बड़ा सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर डील की डेडलाइन मानेगा? क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा? क्या ईरान पर अमेरिका, इजराइल फिर हमला करेंगे? लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ईरान को लेकर युद्ध की आग अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, बल्कि जरा सी चिंगारी ईरान में भीषण विनाश ला सकती है। देखिए, जो हालात हैं वो चिंताजनक है। 2 जगह काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यूक्रेन और ईरान, और दोनों जगह फोकल पॉइंट पर ट्रंप है। क्या करेंगे वो? ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान खामोश नहीं है। कुछ दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई के सीनियर सलाहकार जावेद लारीजानी ने ईरानी टीवी पर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी। जवाद लारीजानी ने कहा, ट्रंप ने ऐसा अपराध किया है कि अब वो चैन से मार ए लागो के अपने लग्जरी रिसोर्ट में सूरज की किरणें भी नहीं ले सकते। एक छोटा सा ड्रोन उन पर कभी भी हमला कर सकता है, ये बहुत आसान है। ट्रंप ने इसका जवाब दिया था कि जब मैं 7 साल का था तब मैं सन बात लेता था। उस बात को काफी समय हो गया। ट्रंप को टारगेट करने वाली ये बयानबाजी सिर्फ जुबानी नहीं, इंटरनेट पर ब्लड पैक्ट नाम से एक ऑनलाइन कैंपेन सक्रिय है जिसका दावा है कि वो अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इकट्ठा कर चुका है। इस कैंपेन में कहा गया है कि जो भी ट्रंप का सिर लाएगा उसे यह नाम दिया जाएगा। इसके अलावा भी ईरान में बहुत कुछ चल रहा है। ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और रूस से लगातार कार्गो विमान ईरान पहुंच रहे हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान में रूस के सैन्य विमान इल्यूशन IL-76, जो कि एक भारी भरकम कार्गो प्लेन है, उसकी लैंडिंग हुई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कार्गो विमान से लगातार रूस हथियार पहुंच रहे हैं।
रूस के हथियार ईरान पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ईरान की प्लानिंग को लेकर लंदन काउंटर टेररिज्म कमांड के प्रमुख डोमिनिक मर्फी ने बड़ी चेतावनी दी है। मर्फी ने कहा कि ईरान, रूस और चीन के साथ मिलकर ब्रिटेन में बड़ी साजिश रच रहा है। इसे लेकर ब्रिटेन के इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट भी आई है। इसके मुताबिक ब्रिटेन में ईरान, रूस और चीन के साथ मिलकर प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। ब्रिटेन में ईरान बड़े अधिकारियों की हत्या की साजिश रच रहा है। ईरान प्रॉक्सी वॉर के जरिए हत्या, अपहरण, साइबर अटैक करा सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द यूरोप में अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर सकता है। यानी ईरान चुप नहीं, अगर उस पर हमला हुआ तो पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल पर जवाबी हमला करेगा। और इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जरूर बंद कर सकता है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा दिया है। ईरान में रूस और चीन से लगातार हथियारों का आना जाना जारी है और ईरान जल्द ही हूथी की मदद से तेल अवीव पर बड़े हमले कर सकता है। ईरान के हालात को देखते हुए एक बड़े वॉर एक्सपर्ट ने कहा है कि एन इंजर्ड एंड रिसेंटफुल स्टेट इज मोर डेंजरस टू द वर्ल्ड देन एवर। यानी एक घायल और आक्रोशित राष्ट्र दुनिया के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब यह कि जब कोई देश किसी कारण से अपमानित, हारा हुआ या नुकसान में होता है और उसके अंदर बदले या गुस्से की भावना पैदा होती है तो वो दुनिया के लिए ज्यादा खतरनाक बन सकता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद हार और अपमान से भरे जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया। ऐसे ही हालात ईरान के साथ बन रहे हैं। ऐसे में घायल ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरे वॉरफ्रंट की बात कर रहे हैं। अमेरिका की एंट्री से अचानक चीन ताइवान मोर्चे पर हलचल शुरू हो गई है। ईरान इजराइल की चर्चा के बीच यूएस के खतरनाक फाइटर जेट ताइवान में मंडराने लगे हैं। तो क्या बीजिंग ने कोई सीक्रेट प्लान तैयार किया जिसकी वजह से अमेरिका इतना हाई अलर्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया अब अलग अलग फ्रंट पर उलझी है तो चीन अपने ताइवान प्लान को अंजाम दे देगा? ये सारे सवाल हैं, लेकिन ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं, अब ये देखते हैं। देखिए, जो जानकारी आ रही है, खबर यह है कि अमेरिका ने दुनिया का सबसे भारी और विशाल फाइटर जेट F-15EX ताइवान के पास तैनात किया है। इसे जापान के ओकिनावा द्वीप में कडेना एयरबेस पर अलर्ट मोड में रखा गया है। कडेना अमेरिकी वायुसेना का बेस है। कडेना एयरबेस को इस लड़ाकू विमान की तैनाती के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि ताइवान स्ट्रेट के सबसे करीब अमेरिका का यही एयरबेस है, जहां 44 सालों तक 48 F-15CD फाइटर जेट्स तैनात रहे। अमेरिका अब उन पुराने लड़ाकू विमानों को वहां से हटाकर और उनकी जगह पर घातक F-15EX को तैनात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 36 नए F-15EX एयरक्राफ्ट की स्थायी तैनाती की प्लानिंग है, यानी कि करीब करीब 2 से 2.5 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन भी। यह पहली बार है जब ताइवान के इतने करीब F-15EX फाइटर जेट को उतारा गया। वैसे कडेना बेस पर F-22 रैप्टर जैसे घातक जेट तैनात है। F-22 अमेरिका का बेस्ट फाइटर प्लेन है, जिसकी टेक्नोलॉजी वो दुनिया में किसी से शेयर नहीं करता है। यह फाइटर प्लेन को दुनिया में किसी भी राष्ट्र को नहीं बेचता है। 5वीं पीढ़ी का यह एयरक्राफ्ट स्टेल्थ शक्ति से लैस है। इसे खास तौर से एयर डोमिनेंस के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका का F-22 रैप्टर प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रहा है। यह भी एक समस्या है। उधर बीजिंग अपनी स्टेल्थ पावर से वायु शक्ति बढ़ाता जा रहा है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक चीन अपनी 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू कर देगा। इससे ताइवान के आसपास के क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा है। इसीलिए चीन की किसी भी चालबाजी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपने बेस पर F-15EX की तैनाती शुरू कर दी है। और सच कहा जाए तो यह भी है कि यह एक तरीके से पॉस्चरिंग है। यह दिखाने की कोशिश है कि हम तैयार हैं, हल्के में मत लेना। F-15EX लड़ाकू विमान दुनिया का सबसे भारी और सबसे ताकतवर नॉन स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, जो बड़ी रेंज, भारी हथियार ले जाने की क्षमता और आधुनिक सेंसर से लैस है। इसकी पेलोड क्षमता लगभग 14,000 किलो है, यानी इतने वजन का हथियार लेकर ही उड़ सकता है। इसके जरिए हाइपरसोनिक हथियारों को भी लॉन्च किया जा सकता है। कहा जाता है कि इसमें दुनिया का सबसे ताकतवर रेडार सिस्टम लगाया गया है। एक बार में यह 12 AMRAAM मिसाइलों के साथ उड़ान भर सकता है। एंटी ड्रोन मिशन को अंजाम देने के लिए इसे दर्जनों लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस किया जा सकता है। युद्ध के दौर में जरूरत के हिसाब से इसमें कई बदलाव किए जा सकते हैं। यह अमेरिकी F-15 फाइटर जेट का मोस्ट एडवांस्ड वेरिएंट है। F-15EX के जरिए काफी दूर से ही दुश्मन पर प्रहार किया जा सकता है।
इन्हीं काबिलियत की वजह से इसे अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। F-15EX लड़ाकू विमानों की तैनाती को अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यह कदम एक तरफ जहां ताइवान और जापान को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन को भी संदेश देता है कि अमेरिका अब भी क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले वर्षों में अमेरिका F-15EX के अलावा अन्य लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगा। 1980 से अमेरिका और ताइवान के बीच रक्षा संबंध बरकरार है। 45 साल से अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ट्रंप ताइवान के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने ताइवान के लिए $18.3 बिलियन के हथियार सौदे की मंजूरी दी है। हाल के दिनों में चीन के सैन्य अभ्यास की वजह से ताइवान अलर्ट है। हाइमार्स, पेट्रियट और स्ट्रिंगर जैसे हथियार एक्टिव मोड में हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिनमें कि ताइवान के सैनिक अमेरिकी हथियारों के साथ ट्रेनिंग करते दिखे, और वो भी बीच शहर के अंदर। ताइवान ने 9 जुलाई से 10 दिन का युद्धाभ्यास शुरू किया। 22,000 सैनिकों के साथ नौसेना और वायुसेना शामिल है। अमेरिकी मिसाइल, रॉकेट और डिफेंस सिस्टम के साथ ट्रेनिंग चल रही है। यह अभ्यास चीन के संभावित हमलों का जवाब देने की तैयारी को दिखाता है। हाल के महीनों में कई बार ऐसा हुआ है कि चीन के फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए। उसकी नौसेना ताइवान के आसपास अपनी शक्ति दिखाने लगी। पिछले साल तो चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने युद्धपोत भेज दिए थे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ऐसा कहा जाता है कि बीजिंग ने इसे अपना बनाने के लिए 2027 तक का टारगेट रखा है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी तैयारी और आक्रामकता बताती है कि वो ताइवान पर बिना किसी चेतावनी के भी बड़ा हमला कर सकता है। शायद इसीलिए ताइवान से लेकर अमेरिका तक अलर्ट मोड में। एक इंटरेस्टिंग खबर, ताइवान में अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती से जिनपिंग के माथे पर जो शिकन पड़ी है वो और ज्यादा गहरी होने वाली है, क्योंकि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है वो चीन और पाकिस्तान के लिए मुसीबत का डबल डोज है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इन दिनों तलिस्मान सेबर 2025 नाम का युद्धाभ्यास चल रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वॉर, जिसमें 19 देश, 35,000 सैनिक, कई टैंक, तोप, मिसाइल, फाइटर जेट्स और हेवी आर्टिलरी उतारी गई है। वहां ऐसे एक्शन हो रहा है जैसे कि किसी जंग का ट्रेलर हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पहली बार इस लेवल के ग्लोबल वॉर जोन में पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ शामिल हुआ है। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत की जो सेना है वो अपनी भागीदारी के साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी शक्ति का एहसास भी करवा रही है। यह युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हो रहा है, जहां आसमान में फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, जमीन पर घातक टैंक दहाड़ रहे हैं और हर धमाके की गूंज सीधे बीजिंग तक पहुंच रही है। चीन की चिंता अब सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तलिस्मान सेबर के इस ट्रेलर से भी बेचैन है। 3 हफ्तों तक चलने वाली है युद्धाभ्यास कोई मामूली ड्रिल नहीं है। यह है शक्ति प्रदर्शन का वो ग्लोबल मंच जहां एक साथ 19 देश भाग ले रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे रणनीतिक दिग्गज हैं। यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे ताकतवर देश, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड जैसे समुद्री सहयोगी। दुनिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारत की मौजूदगी काफी अहम है, क्योंकि जिन देशों के साथ हम वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी भारत के मित्र राष्ट्र हैं। अब तक हुए युद्धाभ्यास में इंडियन आर्मी की स्पेशल ऑप्स यूनिट ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जंगल युद्ध और हेलीबॉर्न ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक भारत के जवानों ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी यूनिट्स के साथ साइबर युद्ध, ड्रोन वॉरफेयर और शिपबोर्न रेड ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत में हर किसी की नजर अमेरिका के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हाइमार्स पर रही। इसे देखकर सभी देशों ने अपनी ताकत दिखाई। खबर है कि भारतीय सैनिकों ने भी हाइमार्स सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेटेड बमबारी और मोबाइल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का लाइव अभ्यास किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ताइफान जैसे हेलीकॉप्टर्स को फिर से आसमान में उड़ाया। ये वही हेलीकॉप्टर हैं जो हाल ही में दुर्घटनाओं की वजह से रिटायर कर दिए गए थे। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत ने दिखा दिया कि वो सिर्फ कूटनीति का खिलाड़ी नहीं है, बल्कि युद्ध नीति का मास्टर भी है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन बहुत तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है और भारत अपने मित्र राष्ट्रों के साथ संतुलन बना रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के विस्तारवाद को काउंटर करने के लिए युद्धाभ्यास एक रणनीतिक अवसर साबित हो सकता है। हालांकि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही चीन की आक्रामकता का जवाब देने का मंसूबा बना चुके हैं।
अब वक्त हो गया है तेजी से आपको बताने का कि इस वक्त क्या क्या बड़ी खबरें और हैं, जरा तेजी से देखते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने आ रही है 2 मिनट में 9 बड़ी खबरें। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पीएम धन धान्य योजना के जरिए 100 जिले विकसित किए जाएंगे, जिसमें करीब 1 करोड़ 70 लाख किसानों का फायदा होगा। इसके अलावा सरकार ग्रीन एनर्जी पर भी 27,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि मॉनसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार संसद में विधेयक लाए। ये मांग ऐसे वक्त में आई है जब सीएम ओमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अधिकार क्षेत्र को लेकर टकरा रहे हैं। इस बीच हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने मेडिकल बिल को बढ़ा चढ़ाकर मरीजों से वसूलने वाले हॉस्पिटल्स पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय ने हेल्थ केयर रेगुलेटर बनाने को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। सरकार पूछेगी इंश्योरेंस, CGHS और कैश में इलाज कराने के लिए अलग अलग रेट कार्ड क्यों हैं। राहुल गांधी और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी युद्ध छिड़ गया है। असम में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हेमंता जेल जाएंगे, पीएम भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। इस पर हेमंता ने कहा कि राहुल भूल गए हैं कि वो खुद बेल पर बाहर हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के खिलाफ कोलकाता में सड़क पर उतरी। उन्होंने बंगाली मजदूरों को बीजेपी शासित राज्यों में पकड़े जाने के लिए कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक पैदल मार्च किया। इस पैदल मार्च में ममता के साथ अभिषेक बनर्जी समेत कई टीएमसी नेता शामिल हुए। सीबीआई ने आज साइबर फ्रॉड के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन चक्रा-वी या चक्रा-5 के तहत 7 राज्यों दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में एक साथ छापेमारी की है। सीबीआई को छापों के दौरान कई मोबाइल, बैंक डॉक्यूमेंट्स, KYC पेपर, फ्रॉड से जुड़े ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिले हैं। इस कार्रवाई में सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण केस में गिरफ्तार छंगूर बाबा के खिलाफ यूपी ATS की FIR से बड़ा खुलासा हुआ है। FIR में छंगूर के आतंकी कैंप चलाने का जिक्र है। ट्रेनिंग सेंटर को आतंकी कैंप की तरह चलाता था छंगूर बाबा। वहीं सूत्रों के मुताबिक ईडी को 50 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन की भी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी छंगूर बाबा को हिरासत में ले सकती है। और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा SIT की जांच पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जांच गलत दिशा में जा रही है। SIT को डिक्शनरी की जरूरत है। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जांच टीम यह देखे कि क्या कोई अपराध हुआ है। प्रोफेसर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। बालासोर में छात्रा के आत्मदाह को लेकर ओडिशा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज राजधानी भुवनेश्वर में विधानसभा के बाहर BJD ने जमकर प्रदर्शन किया। इसे रोकने के लिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार छोड़ी और आंसू गैस के गोले भी दागे। BJD ने कॉलेज के HOD पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, अब बात कर रहे हो उस ट्रेड डील को लेकर जिस पर अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत के साथ ट्रेड डील जल्द हो सकती है। एक उन्होंने परसेंटेज भी बताया है, लेकिन अब खबर थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खलने वाली है। एक ऐसी डील जो लगभग फाइनल हो चुकी थी, लेकिन मांसाहारी दूध के एक विवादित बिंदु पर आकर अटक गई। ट्रंप को झटका देने वाली इस खबर का कोड वर्ड है मांसाहारी दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि भला दूध कैसे मांसाहारी हो सकता है और इस दूध का व्यापार से क्या लेना देना है। तो जान लीजिए, भारत और अमेरिका के बीच एक इंटरिम व्यापार समझौता लगभग तैयार है, लेकिन इस दिशा में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है नॉन वेज दूध, यानी मिल्क विद रेड डॉट। अब ट्रंप के तनाव की वजह जानिए। वर्ष 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच करीब 41,75,000 करोड़ रुपए के व्यापार डील की योजना है। भारत और अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील फाइनल करने की तैयारी में, वेरी क्लोज टू इट। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बिके, लेकिन अड़चन इस बात पर है कि अमेरिका जिन गायों से दूध लेता है उन्हें मांसाहारी चारा दिया जाता है, इसीलिए नॉनवेज दूध। आपको बता दें कि वर्ष 2030 तक भारत और अमेरिका में 41,75,000 करोड़ रुपए की डील होनी है। नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचना चाहता है। PTI की खबर के अनुसार अमेरिका भारत को ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहता है जो मांसाहारी गायों से मिले हों। सूत्रों के मुताबिक भारत इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। GTRI यानी ग्लोबल
ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी है। उनके मुताबिक भारत की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। आपको बता दें कि भारत में डेयरी उद्योग 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, जिनमें बड़ी संख्या में किसान और कृषि से जुड़े लोग हैं। ऐसे में संदेश यह है कि यह सिर्फ व्यापार का नहीं, आस्था और संस्कृति का सवाल है। इसीलिए कोई भी समझौता इस कीमत पर नहीं होगा। भारत के इस तेवर से अमेरिका भड़क चुका है। WTO में अमेरिका की ओर से शिकायत की गई है और यह कहा गया है कि ट्रेड डील पर भारत की शर्त गैर जरूरी रुकावट है। अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि मांसाहारी दूध क्या होता है। भारत में गायों को घास और चारा खिलाया जाता है, यानी पूरी तरह शाकाहारी आहार। लेकिन अमेरिका में कहानी कुछ और ही है। वहां गायों को सस्ते प्रोटीन के लिए मांस आधारित चारा दिया जाता है। सस्ते प्रोटीन के लिए मीट खिलाया जाता है। सुअर, मुर्गी, मछली और घोड़े की चर्बी खिलाई जाती है। यहां तक कि पशुओं का रक्त भी मिलाया जाता है मांसाहारी चारे में। ऐसी गाय के दूध को नॉन वेज दूध कहा जाता है। अब भारत इस पर आपत्ति कर रहा है। अमेरिका उनको अपने गाय को अक्सर वो नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ खिलाते हैं, चाहे वो प्रोटीन के लिए एडिशन करने के लिए हो या जिस भी हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर अमेरिका अपने दूध को अपने लोगों के उसके इंटरेस्ट को देखते हुए अगर उसको नॉन वेजिटेरियन फीड खिलाता है काउज़ को, तो उनको अपने देश में ही उसका उपयोग करना चाहिए। बाहर एक्सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। एंड आई थिंक हमारे यहाँ पर तो बहुत ही ये संवेदनशील इशू है कि अगर हम गाय का दूध पिएं और साथ में उसमें ये भी पता हो कि इसमें नॉन वेजिटेरियन जो फीड है उसका उपयोग हुआ है, तो उस पर तो बहुत पॉलिटिकल इशू बनेगा। इट विल बी पॉलिटिकल हॉट इशू इन इंडिया। जब अमेरिका हमें ये दबाव डाल सकता है कि भाई टैरिफ जो हैं वो इंडिया कम करे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा भी एक दबाव होना चाहिए कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए जो कि हम जानते हैं कि दूध में कभी भी किसी भी मांसाहारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें अमेरिका या यूरोप से दूध नहीं चाहिए, ना हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए भारत को कि वो प्रयास करे कि अमेरिका अपनी डेयरी सेक्टर को बंद कर दे और भारत से दूध का आयात करे। इससे सस्ता दूध उनको कहाँ मिलेगा दुनिया में। आपको याद होगा वो एक दौर जब भारत के जितने भी स्नैक्स थे वो अमेरिका में बैन हो रहे थे ज्यादातर, बल्कि जो उनकी एफडीए थी वो भारत के स्नैक्स को सबसे ज्यादा बैन कर रही थी और उसके बाद मेक्सिको का नंबर आता था। तब अमेरिका क्या तर्क दे रहा था, अगर वो भारत में कंज्यूम हो सकते हैं तो अमेरिका में क्यों नहीं हो सकते, उनके स्टैंडर्ड्स क्यों अलग थे। बहुत बड़ी राजनीति थी उसके पीछे, वैसे सच्चाई एक है। खैर, आपको बता दें कि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने वर्ष 2021-22 में एक नियम प्रस्तावित किया था, जिसमें यह है कि अगर किसी डेयरी उत्पाद में इस्तेमाल हुए दूध का स्रोत पशु आधारित चारा है तो उसे नॉन वेज चिन्ह के साथ बेचना होगा। इस प्रस्ताव पर अमेरिकी कंपनियों और कई व्यापार समूह ने आपत्ति भी जता चुके हैं। उनका तर्क है कि दूध एक शाकाहारी उत्पाद है, चारे से फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत की अर्थव्यवस्था में डेयरी का योगदान करीब 3% है। नोट करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका से डेयरी उत्पादों पर का आयात होने पर देश को हर वर्ष 1,03,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि अमेरिका एक प्रोडक्ट भारत में भेजता है, उसके ठीक अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट यूरोप में बेचता है, और यूरोप में भी पूरे यूरोप के लिए अलग है और इंग्लैंड के लिए अलग है। ये उसके डबल नहीं ट्रिपल स्टैंडर्ड्स है। फिक्र में अब बात बिहार की, और बिहार पर चुनावी खबरों की वो सीरीज जिसमें आज 2 खबरें हैं। पहली खबर बिहार सरकार के एक फैसले पर आधारित है जिसमें चुनाव से पहले 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है, और दूसरी खबर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर है जिसमें हम आपको आज एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारी ये सीरीज है। चुनाव आयोग भले ये दावा करे कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के जरिए वो चुनाव तैयारियों को फूल प्रूफ कर रहा है, लेकिन बूथ लेवल पर ऑफिसर चुनाव आयोग की कोशिशों पर पानी डाल रहे हैं। TV9 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसकी सीरीज में आज हम आपको बिहार के वैशाली जिले की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां BLO खुद से फॉर्म भर रहे हैं और मतदाताओं को इसकी जानकारी भी। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है और अभी हम पहुंचे हैं बिहार के वैशाली जिले के कुतुबपुर डुमरी गांव में।
एक आ रहा है गणना प्रपत्र फॉर्म, कोई आया है? जिसपे वो कोई प्रूफ देना है वही ना। हाँ। हाँ आया है जी। अच्छा, ये बताइए आपको आया है? ना अभी हमको नहीं आया है। आएगा बाद में, होगा तो चला आएगा। अभी आपको नहीं आया? ना नहीं। फॉर्म आया है? हाँ, सारा मिल रही है। सारा मिल रही है? हाँ, अच्छा, तो भर के ले गए थे। किसी घर में किसी को आया है, किसी को नहीं आया है, तो आप लोग ऐसे ही भर के दे दिए हैं? हाँ, अपने भर के ले गए हैं। आप लोग नहीं भरे? नहीं, राशन वाला डीलर बढ़ता है ना, वो था, उसके साथ एक और आदमी था। वो अपने से भर लिया था? हाँ। आप लोग अपने से नहीं भरे हैं? ना, तो क्या किए थे? अंगूठा लगाए थे, साइन किए थे? वही कर देते अकेला। साइन उन सब वही कर लिए? हाँ हाँ, वो कदल थी ना, ले गए जमा करेंगे। आपका फॉर्म भराया है? भरा गया। कोई कागज दिए हैं? ना, कुछ नहीं दिया। बिना कागज के भर दिए? आप लोग कुछ भर दिए हैं फॉर्म? हाँ सर, हम लोग भर दिए। अच्छा, तो अपने से भरे थे? नहीं, वही भरा है, हम तो सीधे उठा के टिप लगाए। पहले अंगूठा के टिप लगा दिए? जी हाँ। कहाँ लगा रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता है? ना, वो बीच में कहा कि इस पर मारिए, तो वही पर मार दिए। फॉर्म आया है, उसमें मतलब वोटर आई कार्ड का मतलब ये जो होता है, जिस तरह के आता है इलेक्शन के टाइम, उसी तरह के आया है, और वो सब भर के जमा किया गया है। उसके साथ कोई कागज? कोई कागज क्या, मतलब वही राशन कार्ड वाला ये सब लगा है। हम एक एक घर जाके सभी लोगों को ये पर्ची जैसे कि ना वहाँ पर जाके वितरण किए हैं, ठीक है। और वितरण करने के बाद जैसे कि ना सभी लोगों से अपना वसूली भी किए हैं। वसूली जैसे से होते गया है, उस तरह से हम लोग अपना अप टू डेट जो है ऑनलाइन करते चले गए। चुनाव आयोग की तैयारियों के बाद अब राजनीतिक दलों की तैयारियों को समझते हैं। नीतीश सरकार ने चुनावी वर्ष में योजनाओं और नौकरियों क्या मैजिक बॉक्स खोल दिया है। इन सियासी योजनाओं को पूरा करने के लिए अब सरकार ने रिजर्व बैंक से 16,000 करोड़ के कर्ज की मांग की है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यह कर्ज बिहार के हित में है, तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है और चुनाव के बाद ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। पिछले साल भी तो चुनाव नहीं था, 12,000 करोड़ अगर कर्ज लिया गया तो इस साल उसको बढ़ोतरी की गई। यानी हम अगर कर्ज ले रहे हैं तो काम भी कर रहे हैं। अगर हम कर्ज लिए तो कोई मॉल नहीं बना रहे हैं, गरीब का आशियाना बना रहे हैं। तो वो जो फंड है, जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा, उसके लिए तो हमको फंड चाहिए, तब ना 10,000 करोड़ का स्कीम बनेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि लोन लेना, और उसका भी एक कैपिंग है कि जो मुझे अधिकार है, जो RBI का, ये जो नीति आयोग के नियम है कि हम 3.5 से 3.7 तक ही लोन ले सकते हैं, तो उसके हम अंडर में लोन ले रहे हैं। वो मेरा अधिकार है, चाहे हम RBI से ले, चाहे कहीं से भी ले। हम काम करके ना लोन ले रहे हैं, कोई काम को करके चारा घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, अलकतरा घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। जो आवश्यकता होगी राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, राज्य में इंडस्ट्री लगाने के लिए और भी राज्य की तरक्की के लिए जिस ज़रूरत होगी, तो निश्चित रूप से सरकार जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से पैसा लेती है। बिहार का प्रत्येक व्यक्ति 25,000 का कर्जदार है जो पैदा लेता है, ये आंकड़े हैं। और 16,000 करोड़ रुपया फ्री मांगे RBI से, गुहार लगाए हैं, जो अभी तक का अधिकतम है, और वो अभी चुनावी वर्ष में। इसको किस लूट तंत्र में तब्दील करोगे? वैसे कर्ज लेकर चुनावी तोहफे के कारण कई राज्यों की हालत खराब है और बिहार भी अब इसमें शामिल हो सकता है। 2023-24 में बिहार पर 3,32,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। 2023-24 में यह बढ़कर 3,62,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। 2023-24 में यह कर्ज बढ़कर 4,06,000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। इन कर्ज के कारण बिहार सरकार को हर दिन 64 करोड़ रुपए ब्याज चुकाने होंगे। सोचिए जरा। वर्ष 2018 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बत्ती गुल मीटर चालू। इस फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें कहा गया कि बिजली जाती नहीं, गायब हो जाती है, और बिल ऐसे आता है जैसे पावर हम ही बना रहे हों। इसका मतलब था कि इतना बिल आता है जितना किसी पावर प्लांट में आता हो। आजकल यही दुख मध्य प्रदेश के लोगों का है, जहां 2-2 कमरों के मकान में रहने वालों के 16-16 हजार के बिल आ रहे हैं, और ये सब हुआ है स्मार्ट मीटर के नाम पर। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग नए मीटर लगा रहा है जिन्हें स्मार्ट मीटर नाम दिया गया है, मगर ये स्मार्ट मीटर लोगों को बिजली नहीं, बिजली के बिल वाले झटके भी दे रहे हैं। राजधानी भोपाल और सीहोर से लेकर बुरहानपुर तक
बढ़ते बिजली बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। यहां तक कि सरकार के मंत्री भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि बढ़ते बिजली बिल की शिकायतें उन्हें भी मिल रही हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। हालात ये हैं कि गुना में एक आम उपभोक्ता को सोचिए जरा 49.41 लाख का बिजली बिल मिला है, जबकि उसके घर में ना एसी है ना टीवी है। आमतौर पर बिल 1500 रुपए आता था। विदिशा में एक बुजुर्ग दंपत्ति को 69 लाख और 7 लाख के बिजली बिल मिले हैं, जिससे वो काफी परेशान है। जबलपुर में 2 कमरों के घर का बिल 32,000 रुपए आया है, जबकि उपभोक्ता बहुत कम है। जांच में मीटर खराब निकला है। बुरहानपुर में लोगों के 200 रुपए के बिल बढ़कर 1600 हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही बिल ज्यादा आने लगा। भोपाल में तो बिजली विभाग में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जहां लोग अपना बिल कम करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सीहोर में तो लोगों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव भी किया है। बुरहानपुर में मंगलवार को कांग्रेस ने शहर बंद की अपील की है। इन सब के बीच जिन इलाकों में लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, वहां सुरक्षा बलों की निगरानी में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। बिल आया आपके यहाँ? हमारे इधर आया 5,000 रुपये बिल। 5,000 रुपए महीने का? महीने का। तो पहले कितना आ रहा था जब मीटर नहीं लगा था तब? जब 700-800 रुपये बिल आता था, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ही कमरे हैं हमारे इधर, ना तो एसी में ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये नए मीटर लगे हैं जब से तो बिल बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। और अभी जो आया है पिछले महीने में वो 8,000 का बिल आया, और इससे पहले जो आया वो 5,000 का बिल आया। जब से ये मीटर लगे सर, जब से तो वो डबल ही आ रहा है। 3,500 आया पिछले महीने में। अच्छा। हाँ, और पहले कितना आता था? पहले 1,000-1,200, हमारा तो बिल इतना ही आता रहा। बिजली विभाग के दफ्तरों में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग बढ़े हुए बिजली के बिल लेकर जा रहे हैं विभाग के पास और पूछ रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल कितना आया। ये तस्वीर भी देख लीजिए। और ये लाइन ये कतार सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार दुबे। कितना बिल है? 20,000 जाएगा। 20,000 रुपए महीने का? हाँ। पहले कितना आता था? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये, अब 20,000 है। हम लोगों ने इस शिकायतों के निराकरण के लिए कैंप लगाए हैं और कुछ शिकायतें हमारी आई थी, तो उसमें से हमने विशेष कैंप लगा के कुछ बिल जो है जो गलत थे, वो तो पुराने बिल में भी गड़बड़ी होती थी, नए बिल में भी गड़बड़ी की संभावना हो सकती है, तो हमने बिल सुधारे हैं। स्मार्ट मीटर लगना अभी शुरू हुए हैं। मुझे लगता है कई जगह से हमारे क्षेत्रों में भी शिकायत आई है, उसका हम परीक्षण भी करा रहे हैं कि 1-2 जगह मैंने बिल भी भेजा है कि ये बिल चेक करें। इसको देखने की भी आवश्यकता है। कई जगह से शिकायतें आने की बहुत तेज़ चल रहे हैं, तो उनकी जांच करा के अगर गड़बड़ होगा तो उसको ठीक कराया जाएगा।